कि दोनों स्टॉक्स रडार पे, दोनों में बिकवाली करने का कॉल मानस की तरफ से आता हुआ। मानस अब 2 बजे के पैनल में होंगे हमारे साथ, तब और डिटेल में मानस से चर्चा हो रही होगी। मानस, थैंक यू सो मच अभी जुड़ने के लिए। जिंदल स्टेनलेस के सीईओ तरुण कुमार खुलबे सर आपको फिर से आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। तरुण सर, स्वागत है एक बार फिर से। मेरे ख्याल से तरुण सर तो मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है। तरुण सर, Q4 का परफॉर्मेंस वो बेसिकली लार्जली जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था वैसे ही आपने परफॉर्म करके दिया। वो रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे, उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन तरुण सर, अपडेट प्रेजेंटेशन का कह रहा था ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स Q4 में आप लोग के 13% बढ़े, उसके सामने रेवेन्यूज 7-8% का इजाफा। ऐसे में इसका मतलब सीधे सीधे ये डिड्यूस करूं कि इस बार रियलाइजेशंस कमजोर थे, इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ आशीष, इसको हमें कुछ Q4 के अगर हम बिजनेस को थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील के हिसाब से देखें तो इसमें दो चीजों ने इम्पैक्ट किया कि हमारे जो एक तो रॉ मटेरियल्स हैं निकल और क्रोम भी, वो Q3 से ही थोड़े से नीचे की तरफ को उनके प्राइसिंग प्रेशर थे। तो एक तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे प्राइसिंग प्रेशर के ऊपर रहा, और इसके अलावा ग्लोबली भी जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल रहा, क्योंकि यूएसए में कंटिन्यूसली डिफरेंट जो पॉलिसीज डिसाइड हो रही थी कि कभी सबके ऊपर ड्यूटी लगेगी, और हालांकि हमारे ऊपर तो पहले से ड्यूटी थी, तो वो ड्यूटी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या ग्लोबली सबके ऊपर लगेगी। फिर रेसिप्रोकल ड्यूटी की बात हुई। उन सब की वजह से भी देयर वाज अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो जिसने कि डेफिनेटली एक प्राइसिंग प्रेशर प्रोडक्ट के ऊपर रखा। और हालांकि हमने जो अपनी गाइडेंस दी थी उसको हमने मीट तो किया है, और ये भी मैं आपसे बोलूं कि इन सब इश्यूज के बावजूद हमने अपना रिकॉर्ड वॉल्यूम जो है सेल्स का रहा है, रिकॉर्ड वॉल्यूम किया Q4 में। तो वो हमने एक अपने जो सेल्स वॉल्यूम को पूरा किया, और आगे के लिए भी हम काफी बुलिश हैं इन चीजों को लेकर के। मैं आता हूं, सब पे आता हूं, आगे के आउटलुक पे भी आऊंगा। तरुण सर, आप 2 रीजन कह रहे हो, रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी, क्रोम और निकल की स्पेशली, और दूसरा ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो भारी पड़ी शायद Q4 के नंबर्स पे। पहले तो रॉ मटेरियल, आप लोग तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एग्रेसिवली कर रहे थे, उसमें खास तौर पे निकल स्मेल्टर के में इंडोनेशिया में आपने एक करार करा था, जॉइंटली डेवलप और ऑपरेट करने की बात हुई थी, और मेरे ख्याल से समय से पहले पिछले साल अगस्त में उस स्मेल्टर से कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत भी हो गई थी। क्या अपडेट है, कितने आपकी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति वो स्मेल्टर कर पा रहा है, कितना इस प्राइस वॉलेटिलिटी को आप निगेट कर पा रहे हो उस स्मेल्टर के थ्रू? तो जहां तक प्राइस वॉलेटिलिटी की बात है आशीष, वो तो वैसे भी हम अपने बिजनेस में निकल तो हम हालांकि डिफरेंट फॉर्म्स में लेते हैं, हम स्क्रैप के फॉर्म में भी लेते हैं, एनपीआई के फॉर्म में लेते हैं जो आप स्मेल्टर कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत हालांकि बहुत कम परसेंटेज होता है जो प्योर निकल भी यूज करते हैं। तो जहां तक प्राइस वॉलेटिलिटी की बात है, वो तो इवेंचुअली हमारा पास ऑन हो जाता है, बट विद अ सर्टेन टाइम लैग। इसलिए जब ये कभी नीचे आता है या ऊपर आता है तो टेम्पररीली उसके इम्पैक्ट तो नजर आते हैं, हालांकि हम इसको इवेंचुअली पास ऑन कर लेते हैं। जहां तक निकल स्मेल्टर की बात है, वो रैंप अप स्टेज में है, ऑलरेडी करीब 60-70% कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है, और डेफिनेटली उससे हमारी जो रॉ मटेरियल सिक्योरिटी है वो क्रिएट होती है। और एक हमको, मैं कहूंगा, जिंदल स्टेनलेस को एक यूनिक पोजीशन में रखती है कि हम अपनी जो रॉ मटेरियल है उसको हम चाहे तो स्क्रैप भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास एनपीआई भी अवेलेबल है, और बाकी भी किसी भी फॉर्म में हम निकल को अपना एज अ रॉ मटेरियल सोर्सिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वो इस स्मेल्टर की वजह से हमको ये एक और यूनिक पोजीशनिंग जिंदल स्टेनलेस को मिलती है। तो आप कह रहे हो रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी, कोई भी प्राइस एस्केलेशंस इवेंचुअली आप पास ऑन कर देते हो सकता है थोड़ा टाइम लैग के साथ हो रहा हो। तो फिर जो Q4 में हमारे मार्जिन्स करीब 60 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं ईयर ऑन ईयर, ये एजम्पशन ये लेके चलो कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ये स्थिति वापस रिकवर होगी, मार्जिन्स वापस
पुराने लेवल्स पे रीइंस्टेट कर पाओगे आप लोग? मार्जिन्स के फ्रंट पे फिर आउटलुक क्या होगा सर? अभी मेरे ख्याल से 11% वाले मार्जिन्स गिर के 10.4% पे आके खड़े हुए हैं लास्ट क्वार्टर के। तो आशीष, इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हमने जो अपना गाइडेंस लास्ट ईयर में दिया था एबिटा पर टन का, यहाँ पे जब मैं गाइडेंस की बात कर रहा हूं तो जिंदल स्टेनलेस, JUSL और अब क्रोमिनी, क्योंकि हमारा क्रोमिनी भी ऑपरेशनलाइज हो चुका है। और चूंकि अभी जस्ट मैंने क्रोमिनी बोला ही है, तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि वो भी ऑलरेडी जो एक प्लांट 3-4 साल से बंद था उसको हमने स्टार्टअप करके विद इन 6 मंथ ऑलरेडी 60% कैपेसिटी के ऊपर हम वहां तक पहुंच गए हैं। तो नाउ कमिंग बैक की जो हमने गाइडेंस पिछले साल भी दिया था वो अराउंड 20,000 रुपए पर टन का दिया था, एंड 19,600 को करीब हमने हिट किया है। और इस साल की भी जो गाइडेंस है वो अभी हम 9% वॉल्यूम ग्रोथ की दे रहे हैं। तो एंड इस जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, बावजूद इसके अगेन जो हमारी जो एबिटा पर टन की गाइडेंस है वो हम 19 से 21,000 की ही दे रहे हैं। तो आई थिंक इससे आप समझ सकते हैं कि हम पॉजिटिव हैं इस मामले में भी भविष्य को लेकर के। अच्छा, दूसरा पार्ट था आपके जवाब का कि एक तरफ रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस, दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। वो ट्रम्प साहब के आने के बाद टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज, अभी तक उसमें क्लैरिटी फ्रंट पे तो आई नहीं है। पर उससे जिंदल स्टेनलेस को कितना, क्योंकि आपके तो कुल रेवेन्यूज का मेरे ख्याल से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 92% डोमेस्टिक मार्केट से आता है। वो अनसर्टेनिटी यहां पे भी लिंगर कर रही थी क्या? तो आशीष, क्या होता है कि जब ये अनसर्टेनिटी जब शुरू होती है तो उस समय में बल्कि हालात ये थे कि लोगों को ये लगता था कि अगर ये ड्यूटी कहीं लगेगी तो लोगों के पास जो दूसरे देशों में जिनके पास सरप्लस कैपेसिटी होगी वो लोग अपने मटेरियल को कहाँ करेंगे, अगर उनके ऊपर ज्यादा ड्यूटी आई तो वो क्या करेंगे। तो एवरीबडी बिकम्स वेरी कॉशियस। आज के जमाने में कोई भी मार्केट इंसुलेटेड नहीं होता, ग्लोबली जो कुछ भी होता है तो उससे वो इम्पैक्ट होता है। बट जैसा मैंने कहा कि बावजूद इसके हमने अपने जो डोमेस्टिक मार्केट में 14% की बल्कि ग्रोथ करी, और ओवरऑल अपना जो रिकॉर्ड सेल करी अपने क्वार्टर फोर में। तो आप जिस वर्ड को एल्यूड कर रहे हो आसान शब्दों में, वो डंपिंग है ना? अभी भी होती है इंडस्ट्री में डंपिंग? मतलब ये होता ट्रम्प साहब का टैरिफ वाला तो बात अलग है, तब का सिनेरियो जैसा पेंट होता, लेकिन करंट स्टेट में भी हो रही है क्या डंपिंग? बिल्कुल आशीष, इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है और हिंदुस्तान एक ऐसा, जब मैं स्टेनलेस स्टील की बात करता हूं तो एक ऐसा देश है, मेरे ख्याल से एक एक्सेप्शनली एक ऐसा देश है जिसमें कि अभी भी इंडस्ट्री को कोई प्रोटेक्शन नहीं है जहां तक डंपिंग का सवाल है उसको लेकर के। बाकी सारे देशों ने, चाहे वो EU हो, कोरिया हो, इवन USA हो, सब ने चाइना और पर्टिकुलरली चाइना और इवन वियतनाम और इन सब के प्रति अपने मार्केट को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और हमारे देश में अभी तक स्टेनलेस स्टील को तो प्रोटेक्शन नहीं मिला। स्टील को तो जरूर अभी सेफगार्ड का थोड़ा सा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने दिया है। तो उस वजह से जब भी चाइना के पास सरप्लस कैपेसिटीज तो है ही, वो कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली वियतनाम को यूज करते हुए और दूसरे मार्केट को यूज करते हुए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा क्या? एफर्ट तो फिर तरुण सर, आप लोगों ने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा, गुहार नहीं लगाई, या वो अंडर रिव्यू टाइप है? क्या मामला है फिर? जब हो रही है डंपिंग पता है तो फिर क्यों नहीं रोकी जा रही? आशीष, इंडस्ट्री ने सेफगार्ड के लिए तो बिल्कुल अप्रोच किया था, लेकिन सेफगार्ड को इनिशिएट करने के लिए जो भी कंडीशंस गवर्नमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, हालांकि इंपोर्ट स्टेनलेस स्टील में कंटिन्यूअसली काफी होता है, कुछ उन कंडीशंस को उनका मानना था कि ये मीट नहीं हो रही हैं, लेकिन अभी ADD और CVD के ऊपर अब हम उनसे बात कर रहे हैं, जहां पे कि हमारे को थोड़े से पॉजिटिव डिस्कशन उनके साथ चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस चीज को समझेगी कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर को भी, क्योंकि इसमें भी काफी बड़ा हिस्सा MSMEs का है जिनकी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम है और उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अच्छा, समय खत्म हो रहा है, लेकिन 2 पार्ट अगर नहीं करे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो अधूरा सा लगता है। एक डिमांड सप्लाई सिनेरियो, एक तो आप लोग जिनको सप्लाई करते हो क्रिटिकल कंपोनेंट्स उन सब के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑटो सेक्टर को, डोमेस्टिक डिमांड कैसी पैन आउट हो रही है? बी,
हमारा प्लान था FY27 के एंड तक अपनी कैपेसिटी, जब अनाउंस करा था तो उस समय 3 मिलियन टन पे खड़े थे, 4.2 मिलियन टन ले जाने का मन था, 40% कैपेसिटी एक्सपैंड करने की बात हुई थी, एनुअल मेल्ट कैपेसिटी। इस समय कहां खड़े हुए हैं और उन टारगेट्स को अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं तरुण सर हम लोग? तो आशीष, जहां तक डिमांड की बात है, इंडिया मार्केट को तो हम पॉजिटिवली काफी बुलिश हैं और कंटिन्यूसली इसमें एक तो जो वैसे ही ग्रोथ जो है वो 9 से 10% की हम देखते हैं। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील हम नए सेगमेंट्स में भी देख रहे हैं जहां पे एक्सेप्टेंस आ रही है, चाहे वो ईवी सेक्टर हो, या मैं ईवी बसेस की बात करूं, या इवन ट्रक्स की बात करूं, जहां पे कि लाइट वेटिंग की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेप्टेंस है, जहां पे भी कोरोजन इज एन इशू, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ लिमिटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ कोरोजन। और जहां तक हमारा सवाल है, हमारे जो ग्रोथ के जो प्लान हैं वो कंटिन्यूसली ऑन है। हमारे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को भी हम चल रहे हैं, एंड इसीलिए हम अपने जो ग्रोथ के जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो अभी भी इसीलिए 9 से 10%। हाँ, वो तो खैर वो एक सवाल तुम्हारा निपट गया कि आपने आउटलुक की बात करी दी गाइडेंस के थ्रू। लास्ट सवाल, डेट रिड्यूस हुई, स्टैंडलोन बेसिस पे नेट डेट खड़ी है 2250 करोड़ पे, सीक्वेंशली तो अच्छा खासा रिडक्शन है। तरुण सर, रिडक्शन है क्या ऐसा था कि साल अंत से पहले कुछ रीपेमेंट शेड्यूल्स थे इसीलिए डेट रिड्यूस हुई, या आपने प्रीपेमेंट कर डाले कहीं पे? तो इसको मैं कंसोल लेवल के ऊपर बात करता हूं आशीष जी। तो हमारा टोटल कंपनी में करीब 5500 करोड़ का कैपेक्स का प्लान था। एक्चुअल कैपेक्स हमने किया करीब 4570 करोड़। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा स्पिल ओवर हुआ है। तो नेट डेट हमारा इवेंचुअली 4005 करोड़ आया, तो जो कि लास्ट ईयर का 3938 करोड़ लेवल का था, तो ऑलमोस्ट सेम है। बट देखते हुए कि हमने कैपेक्स भी 4570 करोड़ का करीब किया है, तो हमने जो भी स्पिल ओवर है वो हम इस साल में अपना कंप्लीट करेंगे। हमने पहले गाइडेंस 1700 करोड़ की दी थी, अब हम गाइडेंस कैपेक्स जो हमारा इस साल का प्लान है FY26 का, तो 2700 करोड़ का दे रहे हैं। तरुण सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मजा आया सर आपसे बातचीत करके। राजेश सर जुड़ते हुए, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब। राजेश सर ने कल